my dear students, I welcome you all to this amazing platform of PW Design and Arc guys. So students, आज हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं? Today we are going to cover the important news analysis from 1st of January to 31st of January. आज जो भी अभी हम लोग न्यूज़ कवर अप करेंगे ये आपका करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से आपके एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. काफ़ी इजी पीजी मैनर में मैंने कंप्लीट किया है. नोट्स भी काफ़ी इजी हैं. इसके नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल लॉ एंड करंट अफेयर्स बाय अंकिता मैम पे. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज सेशन. सबसे पहला जो हमारे सामने न्यूज़ है वो क्या है कि हमने देखा था कि जैसे ही न्यू ईयर का आपका टाइम आया 31 ये क्या बोलते हैं फर्स्ट को सबको बोला गया, जो गिग वर्कर्स हैं हमारे उनको बोला गया कि उन्होंने आपका एक ऐलान किया कि भाई हम आपका बैन लगा रहे हैं डिलीवरीज पे. क्यों? क्योंकि उनको 10 मिनट की डिलीवरी से आपका इशू जो है उनको फेस हो रहा था, है ना. तो रिसेंटली क्या देखा है बेटा, गिग वर्कर्स. देखो सबसे पहले गिग वर्कर्स जो आपके स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो के थे उन्होंने नेशन वाइड आपका स्ट्राइक जो है वो आपका ऐलान कर दिया था. कब किया था? क्रिसमस और न्यू ईयर ईव पे किया था. इनके डिमांड्स क्या थे कि जो ये 10 मिनट की डिलीवरी हमें करने के लिए बोली जाती है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ये हो रहा है. इसके लिए मैंने एक पॉडकास्ट देखा था. वहाँ पे जो जेप्टो के आपके जो आपके जोमेटो के जो ओनर हैं उनका कहना था कि ये जो डिमांड्स आ रहे हैं गिग वर्कर्स के थ्रू, इनका एक्चुअली नॉट पॉडकास्ट नहीं था, वो इनका ट्विटर पे इन्होंने बहुत सारे पोस्ट जो हैं वो आपके किए थे. इनका ये था कि ये जो 10 मिनट डिलीवरी है इट इज़ अ बेसिक आपका क्या बोलते हैं आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट देख के 10 मिनट डिलीवरी जो है वो आपकी रखी गई है. गिग वर्कर जो होते हैं इनका नाम ही रखा गया है गिग. गिग मतलब क्या है कि ये आपका पार्ट टाइम जॉब है. इससे आप पार्ट टाइम जो अपनी नौकरियां हैं वो आप निकाल सकते हो. इट इज़ नॉट अ परमानेंट जॉब जहां पे आप सैलरी हाइक का डिमांड कर रहे हो. और 10 मिनट की डिलीवरी का उन्होंने ये रीज़न दिया कि 10 मिनट की जो डिलीवरी है वो पॉसिबल क्यों है, क्योंकि हर 2 से 3 देखिए आपका जो डिलीवरी एरिया होता है उसके 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में आपकी जेप्टो का या आपका जो जोमेटो है या ब्लिंकिट है उसका एक डार्क हाउस जो है या उसका जो वेयर हाउस जो है वो बना होता है. वहीं से आपको सामान पिक करना होता है इन गिग वर्कर्स को और ये जाके अपना डिलीवरी कर सकते हैं. सो बेसिकली उनका कहना ये था कि ये जो डिमांड्स किए जा रहे हैं गिग वर्कर्स के द्वारा वो बिल्कुल भी आपके जायज़ नहीं है. एंड सिंस नाम ही इस प्रोफेशन का आपका गिग वर्क है, इसका मतलब क्या है, पार्ट टाइम वर्क है, तो इसको एज अ पार्ट टाइम वर्क ही ट्रीट किया जाए, इसको एज अ परमानेंट नौकरी ना ट्रीट किए जाए. लेकिन यहाँ पे बात आता है कि इंडिया में हमें काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल्ती है. इसलिए गिग वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंडिया में आपके पाए जा रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आपका क्या था कि आपका क्रिसमस एंड न्यू ईयर ईव के टाइम पे वी हैव सीन क्या हमने देखा, हमने ये देखा है कि गिग वर्कर्स ने अपनी स्ट्राइक का ऐलान किया था. क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि ये जो 10 मिनट का जो डिलीवरी मॉडल है इस पे बैन लगाओ. क्यों? क्योंकि जो अर्बन एरिया जैसे कि आपका बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, ये गिग वर्कर्स का कहना है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन है, इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक होता है कि हम 10 मिनट्स का जो अपना टाइम फ्रेम है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं. और अगर हम 10 मिनट से आगे अगर हमारी डिलीवरी बढ़ती है लाइक 15 मिनट या 2 मिनट भी अगर आगे बढ़ती है तो हमें पेनल्टी कॉस्ट लगता है उस चीज़ का, है ना. तो इसके लिए अर्बनाइजेशन में आपका प्रॉब्लम होता है. लेबर राइट्स को लेके इन्होंने इशू उठाया कि भाई हमारे राइट्स को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है. और क्योंकि हमें 10 मिनट का टाइम फ्रेम दिया जाता है तो हम जब आपका कितनी बार बहुत सारे ड्राइवर्स पैनिक में राइड करते हैं, कितने आपके ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, कितने को एक्सीडेंट हो जाता है. आई टेल यू वन इंसिडेंट व्हेन आई वाज देयर बैक इन नोएडा. तो वहाँ पे हुआ क्या था कि आई ऑर्डर्ड ये माई सेल्फ फ्रॉम वन ऑफ द बर्गर ये शॉप. ठीक है. तो वो आ रहा था एंड ही हैड एन एक्सीडेंट, उसको चोट वोट लग गई थी एंड ही वाज, मेरे को आधे घंटे हो गए अभी तक पहुंचा नहीं, जबकि डिलीवरी वाज सपोज टू बी विद इन आपका नेक्स्ट 15 मिनट्स. पहुंच नहीं रहे. देन आई कॉल्ड हिम, देन ही वाज क्राइंग ऑन फोन कि मैडम चोट लग गया है, अभी हम नहीं आ पाएंगे और ये पूरा जो आपने ऑर्डर किया था वो पूरा का पूरा रोड पे स्पिल हो गया, आप दोबारा फ़ोन कीजिए, कस्टमर केयर में को बोलिए और आपका ऑर्डर रीपैक होके आ जाएगा. तो दीज थिंग्स जो है ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो आपका हमें देखने को मिलता है गिग वर्कर्स के लिए आपका बिकॉज ऑफ द 10 मिनट डिलीवरी मॉडल्स. ठीक है ना. तो अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम, लेबर राइट्स के बारे में, रोड सेफ्टी को लेके उन्होंने जो कंसर्न है गिग वर्कर्स ने उनको आपका उठाया.
अब बात आती है कि हम लोग यहाँ पे 10 मिनट्स डिलीवरी मॉडल से हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय 10 मिनट्स डिलीवरी मॉडल। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 10 मिनट्स डिलीवरी मॉडल होता है वो बोलता है कि भैया अल्ट्रा फास्ट, कि भाई तुम बस ऑर्डर करो, है ना। मतलब कि ये भगवान की दया से जहाँ पे मैं रहती हूँ पटना में, वहाँ पे तो भैया 8-8 मिनट में मेरे को डिलीवरी जो है, इफ़ आई एम डूइंग ब्लिंकिट और आपका ये क्या बोलते हैं बिग बास्केट, हमारे यहाँ जेप्टो वेप्टो नहीं है, ठीक है ना, तो ब्लिंकिट और बिग बास्केट से या इवन इंस्टामार्ट जो थोड़ा टाइम लेता है वो कम से कम 20 मिनट ले लेता है, लेकिन दिस ब्लिंकिट एंड बिग बास्केट 8 मिनट डिलीवरी वो लोग कर देते हैं, मतलब कि विद इन 8 मिनट्स मेरे घर में सामान जो है वो आ जाता है। तो दिस व्हाट इज दिस 10 मिनट डिलीवरी मॉडल। ये जो 10 मिनट डिलीवरी मॉडल है ये बेसिकली आपका क्या बोलता है कि आपका अल्ट्रा फास्ट, है ना, आपकी फूड ये डिलीवरी, आपकी जो ये फूड एंड ग्रोसरीज डिलीवरी है वो तुरंत आपके घर पे आपकी कर दी जाएगी। यहाँ पे आपका एल्गोरिदम बेस्ड टास्क एलोकेशन होता है, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, जैसे देखो कि दिस पर्सन हैज बीन अलॉटेड टू डिलीवर एंड ये क्या बोलते हैं रामू इज ऑन द वे टू पिक अप योर ये फूड आइटम। तो ये आपका एल्गोरिदम बेस्ड होता है, दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि डिपेंड्स कि इनका जो डेंस डार्क स्टोर नेटवर्क है वो कहाँ पे है। टेक्नोलॉजी जो है वो रियल टाइम ट्रैकिंग करता है, मतलब कि आपको डिलीवरी पर्सन ने कितने मिनटों में आपका सामान पहुंचाया, उसकी ट्रैकिंग का टेक्नोलॉजी जो है वो भी आपका इंस्टिल्ड रहता है इन सारे एप्लीकेशंस पे। तो रियल टाइम ट्रैकिंग जो है वो आपकी चल रही होती है। प्रेशर कहाँ पे बिल्ट हुआ, क्योंकि ये रियल टाइम ये ट्रैकिंग है, देखा जाएगा कि जो आपका डिलीवरी पर्सन था उसने आपको सामान कितने मिनटों में पहुंचाया, इसके चक्कर में उनके ऊपर प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने आपका इन द गिवन टाइम आपका जो एस्टिमेटेड टाइम दिया गया है, अगर उसमें नहीं पहुंचाया, अगर 10 मिनट में नहीं पहुंचाया, तो जो आपके ये क्या बोलते हैं डिलीवरी पर्सन्स हैं या जो गिग वर्कर हैं उनके ऊपर आपका जुर्माना दैट इज पेनल्टीज जो है आपके लगाई जाएगी, उनकी इंसेंटिव में प्रॉब्लम आएगा, है ना। ये क्या बोलते हैं जो, तो इसलिए पेनल्टीज और इंसेंटिव जो होता है वो उनका डिलीवरी टाइम से लिंक्ड होता है। अगर उन्होंने एस्टिमेटेड टाइम में या एलोकेटेड टाइम में या जो टाइम दिया गया अगर उन्होंने उसमें आपका डिलीवरी कर दिया तो भाई उनको आपका इंसेंटिव मिलेगा। अगर उन्होंने टाइम को एक्सीड किया तो उनके ये क्या बोलते हैं तो उनके इंसेंटिव तो नहीं मिलेगा, बाकी उनकी सैलरी में पेनल्टीज जरूर लग जाएगी। तो ये भी आपका कंसर्न जो है वो गिग वर्कर्स ने आपका रेज ऑन किया। अब यहाँ पे ट्रेंड ऑन 10 मिनट्स डिलीवरी है ना, कि ये जो आपके एक जो ट्रेंड शुरू हुआ था 10 मिनट की डिलीवरी का, कि भैया आपके घर पे सामान जो है वो 10 मिनटों के अंदर पहुंचा दिया जाएगा, ये शुरू कब से हुआ? तो इसका एक रैपिड ग्रोथ जो है वो देखा गया है सिंस 2021। कॉम्पनसेशन में क्या है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो compete करता है मेनली ऑन स्पीड, कि भाई किसने 10 मिनट के अंदर सामान पहुंचा दिया है, आपका ये क्या बोलते हैं कि आपने टाइम पे सामान पहुंचाया है कि नहीं, किस आपके डिलीवरी पर्सन को वो काम अलॉट किया जाएगा, ये सारा आपका एल्गोरिदम मैनेजमेंट से आपका होता है। पीक प्रेशर देखा गया है आपके फेस्टिवल्स के टाइम पे एंड लेट नाइट आवर्स में, है ना। रात के टाइम पे अभी जस्ट हम लोग जो हमारा रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ था तो आई वाज गोइंग, तो मेरी फ्लाइट जो थी वो काफ़ी लेट हो गई थी, तो आई लैंडेड ये दिल्ली अराउंड आई थिंक कि 2 मेरे को बज गए थे, वहाँ से टैक्सी लेते रहते मेरे को शायद 2:15 2:30 2:15 2:20 हो गया होगा, ठीक है। एंड देन आई वॉज देयर ऑन माई वे, तो भाई उस टाइम ठंडी इतनी ज़्यादा थी एंड दीज जेप्टो पीपल, दीज ब्लिंकिट पीपल, सोचो रात का टाइम था, बाप रे इतने हैवी स्वेटर्स पहन के, इतना ठंड था, है ना। वो लोग बाइक से, कुछ आपके साइकिल से, मतलब कि दैट ई साइकिल, उससे वो अपनी डिलीवरी जो है वो कर रहे थे। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा आपका फेस्टिवल टाइम्स में या लेट नाइट आवर्स में इनका सबसे पीक प्रेशर होता है इन आपके डिलीवरी पर्सनस का। और आपका लेबर रिस्पॉन्स क्या है कि इनका आपका जो ये जो इनका वर्कर मोबिलाइजेशन और स्ट्राइक जो है उसको आपका ग्लोबली रेस करने की बात में किया गया था, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या है फॉर बैनिंग 10 मिनट्स डिलीवरी, कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं गिग वर्कर्स के थ्रू, कि भाई टाइम प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उस चक्कर में हम जो आपका हमारा जो रोड परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस चक्कर में कितनी बार हमें ट्रैफिक रूल को जो है ब्रेक करना पड़ता है ना।
राइडर्स, ताकि उनके डिलीवरी को लेके उनको पेनल्टी ना लगे। अब ट्रैफिक रूल ब्रेक होगा तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि उनका एक्सीडेंट जो है वो भी आपका हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है बेंगलुरु का, कि ट्रैफिक पुलिस ने आपका रिपोर्ट किया है वहाँ पे कि बहुत सारे जो गिग वर्कर्स हैं जो आपके 10 मिनट्स जैसे जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सब वाले हो गए, ये आपका ये आपका रॉन्ग वे ड्राइविंग करते हैं, सिग्नल्स को स्किप करते हैं ताकि ये इंस्टेंट डिलीवरी जो है विद इन द एस्टिमेटेड टाइम वो आपका कर पाएँ। ये वर्क नेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। वर्किंग आवर्स कितने होते हैं इन गिग वर्कर्स के, 10 से 12 घंटे इनको स्पीड बेस्ड शिफ्ट करना पड़ता है। मतलब 10 से 12 घंटे, ये 10 मिनट में इनको आपका जो सामान है ये इनको घर पहुंचाना होता है, ये भी आपका इशू होता है। तो इनका वर्किंग आवर्स भी है वो 10 से 12 घंटों में, इनके ऊपर प्रेशर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इनका हेल्थ इम्पैक्ट पे नज़र आता है कि इनका आपका फिजिकल एग्जॉशन देखने को मिलता है, मेंटल बर्नआउट देखने को मिलता है। यहाँ पे दिल्ली एनसीआर की क्लिनिक्स ने बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया है कि बहुत सारे गिग वर्कर्स को आपकी बैक इंजरी देखने को मिली है, रिस्ट में स्ट्रेन देखने को मिला है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है ये गिग वर्कर्स को देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द टाइम फ्रेम। ठीक है कि भाई 10 मिनट डिलीवरी करो, तो जो है ना जो आपका मेंटल प्रेशर जो है इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपका प्रॉब्लम जो है वो गिग वर्कर्स को आ रहा था। अब आता है कोर इशू क्या है कि ये जो वर्क है इसको आपका टाइम ऑप्टिमाइज, मतलब कि डिलीवरी नॉट की एक आपके टाइम लिमिट में आपका करना होता है। और जो दूसरी कंप्लेंट्स थी गिग वर्कर्स की वो ये भी थी कि भैया हम जहाँ पे हम जैसे कि हमारा ब्लिंकिट का या बिग बास्केट का हमारा डार्क हाउस है या वेयर हाउस है, वहाँ पे हमारे लिए टॉयलेट्स भी अवेलेबल नहीं है, हमारे लिए कोई रेस्ट एरिया भी नहीं है कि जहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट कर पाएँ, शेड भी नहीं है कि अगर मान लो धूप का टाइम है, ठंड का ही बहुत टाइम है, तो भैया शेड भी नहीं लगी हुई है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपका गिग वर्कर्स ने आपका क्या किया, आपका अराइज आउट किया, बोला कि ये तो भैया ह्यूमन वर्किंग कंडीशन ही नहीं मिलता है हमें, और ये हमारे डिग्निटी के अगेंस्ट भी है। राइडर्स ने आपका प्रोटेस्ट किया था, आपका जो प्रोटेस्ट हुआ था वो आपका जो क्विक कॉमर्स वेयर हाउसेज है, जैसे आपका ब्लिंकिट का वेयर हाउस हो गया, जेप्टो का वेयर हाउस हो गया, ये आपका ये जो भी आपके वेयर हाउसेज हैं उनके सामने इनका आपका प्रोटेस्ट जो है वो हमें देखने को मिला था। ठीक है, प्लेटफॉर्म में क्या है कि आपका ये क्या बोलते हैं एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, क्या है कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो कितने स्पीड में आप डिलीवरी कर सकते हो उसको लेके होता है। वर्कर का ये भी कहना है कि जो फ्यूल कॉस्ट लगता है, जो व्हीकल में जो आपकी तोड़ फोड़ मच जाती है या एक्सीडेंट रिस्क होता है, इसके लिए कोई कवरेज जो है उनको कंपनी के साइड से आपका नहीं दिया जाता है। पे इशू की बात करें तो कोई एक स्टेबल पेमेंट नहीं है, इनका पेमेंट जो है वो बोनस बेस्ड अर्निंग है, मतलब इंसेंटिव अर्निंग है। जितना ये लोग आपका जितने जितने जल्दी इन्होंने डिलीवरी कर दी, टाइम फ्रेम के अंदर कर दी, जितना डिलीवरीज उन्होंने उस पर्टिकुलर दिन पे किया, उसके हिसाब से जो इंसेंटिव या बोनस आता है वो उनका पे चेक बनता है। हर महीने का आपका एक जैसा कोई फिक्स्ड सैलरी जो है वो इन गिग वर्कर्स को नहीं मिलता है, तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है इन द ऑर्डर ऑफ द इनकम। इसी को लेके कहा गया था कि भाई आपका ये गिग वर्क है, आपका दिस इज नॉट योर परमानेंट वर्क। अगर देखा जाए तो आपका ये जो रिस्क है वो आपका ट्रीट किया जाता है इंडिविजुअल चॉइस का, कि अगर कोई बंदा आपका काम करने आया है, गिग वर्क में आया है और आपका 10 मिनट डिलीवरी में अगर वो अपने आप को इनरोल आउट कर रहा है, जोमेटो, जेप्टो, बिग बास्केट, इंस्टामार्ट, इन सब में अगर वो अपने आप को इनरोल कर रहा है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि उसका वो खुद ही का चॉइस है, उसको किसी ने बुलाया थोड़ी है। तो यहाँ पे लीगल कॉन्फ्लिक्ट ये आया कि भैया ये तो तुम सोसाइटियल सिक्योरिटी कोड ऑफ कंडक्ट का तुम उल्लंघन कर रहे हो, है ना, कि ना तुम उनका सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ना तुम उनको ना तुम उनको वॉशरूम प्रोवाइड कर रहे हो, ना उनका फिक्स्ड आपका ये क्या बोलते हैं उनका कोई फिक्स्ड अर्निंग है, फिक्स्ड वेज है, क्योंकि वेज भी इनका इंसेंटिव बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी हुई थी। लॉ मैंडेट करता है कि भैया जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय हैं उनको आपका हेल्थ प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाए, एक्सीडेंट से सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए फॉर द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद ये चैलेंजेस क्या है कि बहुत ज़्यादा हाइपर कन्वीनियंस जो है वो वो आपका नेसेसरी है गिग वर्क में, मतलब कि पहुंच जाना चाहिए 10 मिनट के अंदर। बैकलैश हुआ आपका, ये बैकलैश ड्यूरिंग स्ट्राइक हुआ था ड्यू टू द सर्विस सस्पेंशन, है ना, कि जो आपका ये 10 मिनट में जो डिलीवरी नहीं हो पा रही थी या जो आपका जेप्टो, जोमेटो ये सब ठप पड़ गया था, उसको लेके बहुत ज़्यादा बैकलैश जो है वो इन लोगों को आपका मिला था। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम थोड़ा सा वे अहेड के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को कैसे इस चीज़ को हम आपका सुलझा सकते हैं।
तो यहाँ पे यही था कि एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम दो उनको डिलीवरी करने के लिए। 10 मिनट इज नॉट अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम, है ना। डिस्टेंस देखो कि आप जहाँ पे डिलीवरी करवा रहे हो, है ना, जहाँ पे आपने वेयर हाउस खोला है या जहाँ पे आप जेप्टो, जोमेटो, ब्लिंकिट आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे डिस्टेंस कितना है, वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन जो है वो कितना है। कम से कम 5 किलोमीटर के लिए 20 मिनट का आपका डिलीवरी कैब जो है वो अर्बन एरियाज में या अर्बन ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए होना ही चाहिए। रिक्वायरमेंट और क्या है कि ये जो आपका ये पे है, पेनल्टी है जो आपका स्पीड पे बेस्ड है, उसको आप हटाओ, है ना। और आपका क्या बोलते हैं, और आपका आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस ऑडिट को भी थोड़ा सा आप ये समझाने लायक बनाओ। प्लस आपका अर्निंग जो है, जो आपके गिग वर्कर्स जो कमा रहे हैं, वो कितनी महंगाई चल रही है उस हिसाब से उनका अर्निंग जो है वो आपका रखा जाए। इंडेक्स यूज में आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अभी महंगाई कितनी चल रही है, कितना आपका जेब खर्ची होना चाहिए, उस हिसाब से इनकी अर्निंग रखो। और फ्यूल की आपका जो फ्यूल है वो कितना महंगा चल रहा है, उस हिसाब से उनको वो कॉम्पनसेशन जो है वो भी प्रोवाइड करो, है ना। एक फास्ट रिड्रेसल का एक चेंज का रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एग्जांपल ये है कि आपका कर्नाटका ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर मॉडल जो है, जैसे कर्नाटका में आपके गिग वर्कर्स के लिए आपका जो कानून है वो आपका ये दूसरे स्टेट्स में भी आपका अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी दी गई थी। यहाँ पे आपका स्टैटिक एंड जीके लिंक्ड है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नाउ आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। Now we are moving on to the next segment, that is प्रलय मिसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, देख लीजिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ जो है उन्होंने सक्सेसफुली आपका ये कंडक्ट किया है साल्वो। बेटा साल्वो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मतलब बैक टू बैक, जिसको हम लोग साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड इन द सिंप्लीफाइड लैंग्वेज मैं यहाँ पे बैक टू बैक लिख देती हूँ, ठीक है। या फिर इसको आप साइमल्टेनियसली भी बोल सकते हो, हाँ ठीक है, साइमल्टेनियसली भी आप बोल सकते हो। तो आपका ये डीआरडीओ दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपका सक्सेसफुली ये आपका कंडक्ट किया है साल्वो लॉन्च, मतलब बैक टू बैक लॉन्च, मतलब आपका ये क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लॉन्च आपके 2 प्रलय मिसाइल्स का, ठीक है। अब ये जो दोनों मिसाइल्स आपके लॉन्च हुए हैं, ये क्विक सक्सेशन में बैक टू बैक आपका लॉन्च हुए हैं, सेम लॉन्चर से आपका लॉन्च हुए हैं। अब यहाँ पे आया है कि ये जो प्रलय मिसाइल का जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है, ये आपका कहां से कंडक्ट किया गया है, ये आपका उड़ीसा कोस्ट से आपका कंडक्ट किया गया है। ये मार्क किया जा रहा है आपका एज अ इवैल्यूएशन ट्रायल, है ना, यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल, कि प्रलय मिसाइल को आपका यूज कैसे किया जा सकता है। तो मिसाइल का नाम क्या है बेटा, मिसाइल का नाम है आपका प्रलय मिसाइल। किस टाइप का ये मिसाइल है आपका, ये आपका क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल। व्हाट इज क्वाजी बैलिस्टिक, कि इसको आपका ये क्या बोलते हैं, इस मिसाइल को आपका ये मिसाइल ट्रैकर जो है वो ट्रैक नहीं कर सकता है, ठीक है। आपका कन्वेंशनल मिसाइल है, मतलब क्या है कि जो प्रलय मिसाइल है उसमें कोई न्यूक्लियर नहीं लगा हुआ, कोई ये न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, दिस इज अ कन्वेंशनल नॉर्मल मिसाइल, मतलब आपका नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है। किसने डेवलप किया है बेटा, डीआरडीओ ने किया है। फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें आपका सॉलिड प्रोपेलेंट है, प्रोपेलिस मतलब लॉन्चर जो है वो आपका सॉलिड है, ठीक है। और आपका क्वाजी बैलिस्टिक ये ट्रैजेक्टरी है, मतलब कि ये मिसाइल को आपका इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हार्ड टू गेट इंटरसेप्टेड, मतलब कि ये आपके दुश्मन के इलाके में घुस के तबाही मचा सकता है। बहुत कम चांसेस हैं कि दुश्मन के आपके मिसाइल डिटेक्टर इस प्रलय को आपका डिटेक्ट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, इंडिया में बनाया गया है, तो हमारा जो था आपका आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, है ना, वो यहाँ पे बहुत इसमें डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। एंड वन ऑफ द डेवलपमेंट इज प्रलय मिसाइल, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो प्रलय मिसाइल का बेटा रेंज कितना है, तो प्रलय मिसाइल जो है वो आपका 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर का रेंज जो है वो हमें प्रलय मिसाइल का हमें देखने को मिलता है। आपका लॉन्च केपेबिलिटी क्या है बेटा, दिस इज अ सैल्वो लॉन्च या सैल्वो लॉन्च केपेबल, मतलब कि बैक टू बैक या साइमल्टेनियस लॉन्च है, या मल्टीपल मिसाइल्स जो हैं वो सेम लॉन्चर
से आपका बैक टू बैक लॉन्च जो है वो आपका किया जा सकता है। अभी लॉन्चर के लिए आपका इसमें नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है कि मतलब आप नेविगेट भी कर सकते हो कि भैया मिसाइल गया कहाँ पे, और मिसाइल को गाइडेंस भी कि भैया दिस इज द पॉइंट, लॉक इट एंड जाओ जाके उसको इस आप लोकेशन को उड़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एडवांस गाइडेंस जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, और नेविगेशन सिस्टम जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है प्रलय मिसाइल के अंदर। बहुत ही हाई प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, मतलब कि अगर कोई आपका अगर टारगेट लॉक होगा, बहुत इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब कि जाके वो टारगेट को ब्लास्ट ही करेगा ये प्रलय मिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका ये बोला गया है। उसके बाद टारगेट टाइप क्या है ये आपका बैटल फील्ड टारगेट्स या जो आपके टैक्टिकल टारगेट्स होते हैं उसको आपका ये क्या बोलते हैं, उसको आप उसके लिए प्रलय मिसाइल जो है बनाया गया, मतलब कि जो आपका युद्ध का मैदान होगा, बैटल फील्ड होगा, वहाँ पे इसका यूसेज जो है वो हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। गॉड सेव पाकिस्तान। ठीक है, एंड यूजर फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस को प्रलय मिसाइल जो है वो दिया जाएगा बेटा, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। कहाँ से इसका टेस्ट लोकेशन क्या है बेटा, उड़ीसा का कोस्ट है। और आपका अभी जो ये आपका टेस्ट किया गया है प्रलय मिसाइल का, जो आपका साइमल्टेनियसली टेस्ट या सैल्वो टेस्ट जो आपका किया गया है, ये बेसिकली आपका देखा गया है, ये आपका इवैल्यूएशन ट्रायल था कि क्या ये हो सकता है कि नहीं, क्या सैल्वो लॉन्च जो है वो आपके प्रलय मिसाइल से किया जा सकता है कि नहीं, बैक टू बैक प्रलय मिसाइल जो है वो आपका लॉन्च किया जा सकता है कि नहीं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन ट्रायल। ठीक है, अब एम ऑफ द प्रलय मिसाइल क्या है बेटा, रैपिड रिस्पॉन्स, तुरंत। इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई है। प्रलय मिसाइल जो है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ को आपका स्ट्रेंथन करने के लिए काम आएगा। ये इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी को आपका ये क्या बोलते हैं और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, और आपका प्रलय मिसाइल बेटा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये आपका एक कन्वेंशनल मिसाइल है। ठीक है, कि कोई न्यूक्लियर एस्केलेशन भी नहीं, क्योंकि अगर इंडिया ने कोई न्यूक्लियर एक्शन लिया तो ऑब्वियस सी बात है पूरे वर्ल्ड से इंडिया पे आपका एस्केलेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो विदाउट द न्यूक्लियर एस्केलेशन प्रलय मिसाइल जो है वो लगभग उसी के आसपास का काम जो है वो आपका करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया के लिए कि प्रलय मिसाइल का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, तो बेटा ये इंडिया के आत्मनिर्भर भारत का आपका ये प्रोजेक्ट है। मतलब ये आपका सिग्निफिकेंस है कि इंडिया जो है वो अब आपका इंडिपेंडेंट हो रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेके, दो नॉट दैट एट स्पीड बट येट एट स्पीड वाला यहाँ पे सीन है। मतलब क्या है यहाँ पे आप बात समझिए कि आत्मनिर्भर में क्या था बेटा कि इसके पहले ना हम आपका अभी भी नॉट पहले और अभी नहीं, वी कांट से दिस, बट हाँ यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हो कि ये हम जो थे वो हम बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट हैं आपके रशिया के ऊपर, यूएस के ऊपर, इजराइल के ऊपर फॉर आर डिफेंस इक्विपमेंट्स, फॉर आर डिफेंस टेक्नोलॉजी। जिस चीज़ का यूएस तो आपको दिख ही रहा है कि किस बेदर्दी से फायदा उठा रहा है हमारा अभी, है ना, तो वो आपको दिख ही रहा है। वेनेजुएला का केस हमने देख ही लिया है। उसके बाद आके मोदी जी को धमका के चले गए हैं, मतलब इंडिया को धमका के चले गए हैं कि यार रशिया तेल खरीदना बंद करो वरना टैरिफ और बढ़ा देंगे। अभी मैं न्यूज़ पढ़ी थी कि भैया 500% तक टैरिफ जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, यूएस के थ्रू, किस पे, इंडिया पे। तो लेट्स वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स लेटर, बट अभी यहाँ पे देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो आपके इंडिया का व्हाट इज इंडिजीनियस बेटा, दैट पर्टिकुलर कंट्रीज होमलैंड थिंग, है ना। इंडिजीनियस टर्म जो है वो किसी भी देश का जो नहीं होता, जो आपका डोमेस्टिक ये क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को आपका दिखाता है, उसको हम लोग इंडिजीनियस मार्केट कहते हैं। तो इंडिजीनियस मार्केट आपके इफ वी आर सीइंग कि ओके फाइन दिस क्रीम इज द इंडिजीनियस प्रोडक्ट ऑफ अमेरिका, इसका मतलब कि ये जो क्रीम है वो आपका अमेरिका में बना हुआ है। ओके, दिस आपका मिसाइल इज द इंडिजीनियसली मेड इन इंडिया, मतलब क्या है कि ये आपका इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में बना है। ठीक है, तो आपका ये इंडिया का डोमेस्टिक मिसाइल इंडिजीनियस मिसाइल कैपेबिलिटी को आपका बूस्ट करेगा। अगर हम बात करें कन्वेंशनल, तो भैया ये न्यूक्लियर नहीं, नॉन न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑप्शन जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करेगा। बहुत ज़्यादा ये फास्ट है, एक्यूरेट है और आपका सर्वाइव कर जाएगा किसी भी मिसाइल डिटेक्टर सिस्टम को। ठीक है, मतलब कि आपका नॉन डिटेक्टर आपका क्वाजी ट्रेसेबल नहीं है बेसिकली ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है बोली गई हैं बेटा, यहाँ पे फुल फॉर्म्स जो है वो मैंने डाल दिया है, जैसा मैं क्लास में डालती हूँ वैसे ही मैंने यहाँ पे भी आपका डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेडिसिन के बारे में बात आई। आपको पता होगा कि बहुत सारे मेडिसिन पे टाइम टू टाइम जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो हमारी एजेंसीज है, मेडिकल एजेंसीज हैं, वो रोक टोक लगाती रहती है कि भैया मत खाओ। सबसे बढ़िया सा कौन सा है बेटा, पैरासीटामोल, है ना, जो
इंडियंस तो मतलब लगता है कि ऐसे यू नो दे ईट इट लाइक अ स्नैक, है ना, कि स्नैक जैसा खा रहे होते हैं. वाई एनीबडी एल्स, इट इज़ मी ऑल्सो. मतलब कि बीच में अगर मुझे नींद आना कम होता है ना, तो मेरे घर में पैरासीटामोल रहता है, तो मैं जाके खा लेती हूँ, बस अच्छी नींद आती है. लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत बेकार है. ठीक है, माई फादर इफ हील वॉच दिस वीडियो हील डेफिनेटली नाउ हाइड ऑल द पैरासीटामोल जो भी घर में होगा. ठीक है, या फिर वो लाएंगे ही नहीं, अब यही कर सकते हैं वो बेसिकली. ठीक है ना. तो यहाँ पे एक दूसरी मेडिसिन का नाम आया है आपका नेम्यूसिलाइट. नेम्यूसिलाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे. बेटा ये जो आपकी मेडिसिन है ये बेसिकली आपकी पेन किलर मेडिसिन है ना, आपके उसके लिए इस्तेमाल की जाती है. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने बैन किया है कोई भी ओरल फॉर्मुलेशन, मतलब कि आपका जो नेम्यूसिलाइड है इसको आपका अबव 100 mg का इस्तेमाल नहीं करना है. और ये जो आपका बैन है ये इमीडिएट इफेक्ट से, मतलब तुरंत लगाया गया है. किस कानून के अंदर गवर्नमेंट ने इस आपके ये क्या बोलते हैं मेडिसिन पे बैन लगाया है बेटा? सेक्शन 26A ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940. इस कानून के अंदर आपका नेम्यूसिलाइड पे आपका जो बैन है कि इट मस्ट नॉट बी यूज्ड अबव 100 mg, ये आपका इस कानून के अंदर आपका लगाया गया है. रीज़न क्या है कि ये बहुत ज़्यादा आपका, इसका अगर हायर डोज लिया जाए तो इससे आपको हेल्थ रिस्क जो है देखने को मिलता है. इससे आपका लिवर डैमेज जो है वो आपका हो सकता है. ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. अब ये जो आपका नेम्यूसिलाइड है ये किस तरीके का ड्रग है? तो दिस इज आपका नॉन स्टीरॉइडियल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, है ना. मतलब कि इसमें आपका कोई स्टीरॉइड्स नहीं है, लेकिन दिस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो आपके दर्द को, फीवर को ट्रीट करने के लिए काम आता है. इसका शॉर्ट टर्म यूसेज जो है वो देखा जाता है, बहुत लंबे टाइम तक आपको राहत नहीं मिलता है. शॉर्ट टर्म आपको राहत जो है वो आपको इस मेडिसिन खाने से मिलेगा. ये क्या करता है, आपके दर्द को रिड्यूस करता है. अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, चंचनाहट हो रही है, तो उसको आपका क्या बोलते हैं, उसको आपका रोकता है, आपका स्टॉप करता है आपके बॉडी में कोई हार्मफुल केमिकल्स को स्प्रेड होने के लिए. बट रिमेंबर वन थिंग, ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म टाइम. ठीक है, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट द नेम्यूसिलाइड के बारे में, तो आपका ये कौन सा, ये आपका एनसेट से बिलोंग करता है. दैट इज आपका नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग को ये आपका बिलोंग करता है. ठीक है, ये आपका क्या करता है, ये जो आपका केमिकल है, देखो एग्जाम में आपको लिखा जाएगा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस. इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये जब आप मेडिसिन लेते हो तो केमिकल जो आपको दर्द कॉज कर रहा होता है, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर रहा होता है, उस चीज़ को ये आपका रोकता है. इसका लेकिन शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट, मतलब कि बहुत कम टाइम के लिए ये आपके दर्द को या आपके फीवर को ये रोक पाता है. इस मेडिसिन का जो कॉमन साइड इफेक्ट देखा गया, आपको नोजिया होता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया जो है वो आपको कॉज हो सकता है, और आपके लिवर में एंजाइम्स जो है वो बढ़ सकते हैं. उस चक्कर में आपका जो लिवर है वो आपका खराब हो सकता है. लिवर डैमेज, जिसको हम लोग आपका ये टॉक्सिटी जो है हम लोग बोलते हैं, आपका लिवर डैमेज जो है वो आपका हो सकता है बिकॉज ऑफ द हायर यूसेज ऑफ आपका नेम्यूसिलाइड. ठीक है, तो ये हमें देखने को मिला है. उसके बाद ओरल डोसेज जो है, जो आप इंटेक करोगे, अगर आपने 100 ग्राम से ज़्यादा इसको इंटेक किया तो भैया आपका लिवर डैमेज जो है वो आपका कंफर्म है. सिक्योरिटी कंसर्न है कि सीरियस लिवर रिलेटेड साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं. मार्केट में और ज़्यादा सेफर पेन किलर अवेलेबल हैं, जाके उसको लीजिए. इसको आपका ये बैन कर दिया गया है इस ड्रग को. ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियरली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. उसके बाद गवर्निंग लॉ कौन है, ये किस लॉ के अंदर किया गया है बेटा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के सेक्शन 26A के अंदर इस मेडिसिन का आपका मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन 100 ग्राम से ज़्यादा आपका रद्द कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है. ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. उसके बाद हम लोग आपका आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट न्यूज़ पे, अमेज़न स्टिंगलेस बी. अब मैं बताती हूँ, कभी मधुमक्खी ने काटा है? मेरे को एक बार काटा था, बहुत बुरा असर हुआ था. मतलब कि जान हथेली पे नहीं, पता नहीं कौन से ब्रह्मांड में चली गई थी, मेरे को नहीं पता.
स्टिंग मारता है, मतलब कि छनछनाहट, पड़पड़ाहट, झंझनाहट और हाय दादा काट लिया, ऐसा वाला जो सिचुएशन है वो हमें देखने को आपका मिलता है। ठीक है, अमेज़न में बहुत सारी हमारी स्टिंगली ये क्या बोलते हैं स्टिंगलेस बी है, मतलब कि अगर वो बी काटेगी तो आपको स्टिंग जो आपको पड़पड़ाहट, झंझनाहट, सरसराहट जो आपको होता है ना, ये सब आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि एकदम आपकी एकदम ह्यूमन सेफ है, एकदम हार्मलेस बीज जो हैं उनके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अमेज़ोनियन स्टिंगलेस बीज के बारे में। इनको आपका कानूनी अधिकार दिया गया है, किस चीज का, जो आपके ह्यूमंस के पास होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड। ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट में ये मिलती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यूज। ठीक है, अमेज़ोनियन स्टिंगलेस बी जो है ये आपकी पहली इंसेक्ट बनी है पूरे दुनिया में जिनको आपका लीगल राइट दिया गया है आफ्टर दी किसके थ्रू, म्युनिसिपैलिटीज ऑफ पेरू के थ्रू, ये पेरू के थ्रू इनको दिया गया है कि भैया इनको आपका लीगल राइट दिया गया है, इनको आपका कानूनी अधिकार जो है दिया गया है कि भैया राइट टू एग्जिस्ट, कि हमारे जीवन हमें जीने का अधिकार है और हमें फ्लरिश करने का अधिकार है। अब ये क्यों किया गया है, इनकी इंपॉर्टेंस हमें जानना जरूरी है ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। क्वेश्चन बस इतना ही आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट गॉट द ये बिकेम द फर्स्ट इंसेक्ट टू गेट द लीगल राइट्स, दैट इज राइट टू एग्जिस्ट एंड राइट टू फ्लरिश, है ना, कि भैया हमें जीने का अधिकार है। इनके पास जब आर्टिकल 21 आ गया है, ठीक है, समझ लेना, मान नहीं सकते आप इसको, नहीं तो आपके अगेंस्ट कानून में निकल जाएंगी। ठीक है ना। सबसे पहले व्हाट इज स्टिंगलेस बी, बेटा देखो स्टिंगर्स देखते हो जो आपको काटता है तो बस इतना फूल जाता है, बड़ा बुरा हाल हो जाता है। माई लेग वो लुकिंग लाइक एन एलिफेंट लेग, है ना, माई टोज वो लुकिंग लाइक एन एलिफेंट टो, है ना, तो ये वाला ये जो आपका होता है। ठीक है ना, तो ये जो बीज होती है अमेज़ोनियन स्टिंगलेस बी जो है, ये आपकी ये जो बी है इनके पास आपका स्टिंगर जो है वो आपका नहीं होता है। ये कौन से कैटेगरी में आती है बेटा, ये इंसेक्ट की कैटेगरी में आती हैं। ये आपका एक्ट करती हैं एज अ मेजर पॉलिनेटर, मतलब क्या है बेटा कि आपका किसी अगर ये फूल पे बैठी तो वहां से उन्होंने पोलन्स उठाए जाके कहीं और डाले और वहाँ पे फिर आपका पेड़ या जो फ्लावर या जो आपके क्या बोलते हैं प्लांट है वो आपका ये राइज किया। तो ये जो आपकी अमेज़ोनियन स्टिंगलेस बी हैं, दे एक्ट एज अ मेजर पॉलिनेटर इन द ट्रॉपिकल इकोसिस्टम। ठीक है, एज क्या है अगर हम बात करें तो ये जो अमेज़ोनियन स्टिंगलेस बी हैं भाई ये बहुत पुरानी है, दे आर वेरी ओल्ड। ठीक है ना, तो दे आर अमंग द ओल्डेस्ट बी स्पीशीज ऑन द अर्थ। ये आपका नियरली 80 मिलियन ईयर्स से सिंस द एज ऑफ द डायनासोर्स ये आपका एग्जिस्ट कर रही हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेज़ोनियन स्टिंगलेस बी की आपकी 500 से ज़्यादा स्पीशीज जो हैं, अराउंड 500 स्पीशीज जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। आधी स्पीशीज जो है वो हमें अमेज़न रीजन में हमें देखने को मिलता है। इनका ग्लोबल हैबिटेट क्या होता है बेटा, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है ऑल राउंड दी वर्ल्ड, वो आपका इस क्या बोलते हैं इन स्टिंगलेस बी का आपका हैबिटेट, मतलब कि इनका जो घर, मतलब कि जो जहाँ पे ये पाई जाती है, व्हाट इज हैबिटेशन, जहाँ पे ये पाई जाती हैं वहाँ हमें देखने मतलब कोर रीजन कौन सा है, कहाँ पे ये मेनली पाई जाती है बेटा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। किस कंट्री ने आपका हाईलाइट किया, पेरू ने किया। पेरू अभी आपका 170 से ज़्यादा स्पीशीज जो आपकी स्टिंगलेस बी की हैं उनके पास अब उनको आपका होस्ट करता है। आपके पेरू के पास ये आपकी जो स्टिंगलेस बी है वो आपकी 170 से ज़्यादा है। इनका प्राइमरी रोल होता है कि दे एक्ट एज अ पॉलिनेटर, है ना, कि ये आपका पॉलिनेटर में कि आपका जो किसी अगर फूल पे बैठी तो उनका पोलन आ गया, फिर वो किसी और के फिर वो कहीं और गए तो पोलन गिरा, फिर वहाँ से आपकी वृक्ष या प्लांट्स जो हैं वो आपका उपजना शुरू हुए। तो ये आपके हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो स्टिंगलेस बी है बेटा ये 80% पोलिनेशन जो है वो आपके प्रोवाइड करती है। 80% पॉलिनेशन जो है आपकी प्लांट स्पीशीज का इन द अमेज़न रीजन वो बिकॉज ऑफ द स्टिंगलेस बी होता है। क्रॉप सपोर्ट में अगर हम बात करें तो आपके ये बहुत ज़्यादा असेंशियल्स हैं किसके लिए, कॉफ़ी, ये काकाओ,
एवोकाडो एंड ब्लूबेरीज के लिए ये जो स्टिंगलेस बी हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में, बायोडाइवर्सिटी को आपका मेंटेन करने में इन स्टिंगलेस बी का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, क्योंकि हम ह्यूमंस तो पेड़ काट रहे हैं, एग्जाम्पल अरावली है ना, हम तो भैया पेड़ काटने में आपके व्यस्त हैं, लेकिन हमारे पास भी आपका आर्टिकल 21 है। तो जब ये हमारी इकोसिस्टम को बैलेंस कर रही हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी को संभाल रही है, तो इनके पास क्यों ना हो। इसलिए आपका म्युनिसिपैलिटी ऑफ पेरू ने इनको आपका लीगल राइट दिलवाया, क्या, राइट टू एग्जिस्ट एंड राइट टू फ्लरिश, है ना। ओके, नाउ मूविंग फर्दर कि आपका ये जो ये हाँ आपकी क्या बोलते हैं, ये कौन से कम्युनिटी से, ये जो आपकी स्टिंगलेस बी हैं, इनको आपका, इनकी कम्युनिटी को आपका नाम दिया गया है, क्या नाम है आपका, अहानिका अहानिका एंड आपका कुकामा कुकामीरा, ये कुकामीरिया, ठीक है ना, अहानिका एंड आपका कुकामा कुकामीरिया इनका नाम है। ये आपका ये यूसेज क्या है, कल्चरल, मेडिकल एंड आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए आपका इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। लीगल राइट्स जो आपका दिया गया है स्टिंगलेस बी को, वो क्या है कि इनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ लिविंग बींग्स, जो ये जिनके पास आपका लीगल राइट जो है वो आपका एग्जिस्ट हो सकता है। इनका इनकी एग्जिस्टेंस के लिए इनको दिया गया है प्रोटेक्शन, और इनको दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सर्वाइवल, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं, ये पॉपुलेशन हेल्थ क्या है कि राइट टू मेंटेन हेल्दी पॉपुलेशन, कि आपका ये जो स्टिंगलेस बी है इनके पास राइट है कि ये अपने आपके ये हेल्दी पॉपुलेशन को आपका मेंटेन कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे, राइट टू लिव इन पोल्यूशन फ्री हैबिटेट, हमारे पास नहीं है, इनके पास है कि भैया आप ऐसे जगहों पे रहने का, इनको इन स्टिंगलेस बी को अधिकार है जहाँ पे कोई पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। मतलब कि अगर कहीं पे किसी एरिया में अगर ये स्टिंगलेस बी पाई जाती हैं तो वहाँ पे कोई भी तरीके का जो पॉल्यूटिंग एक्टिविटी है वो आपका नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इन स्टिंगलेस बी को आपका थ्रेटन किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन जो है वो आपका अराइज किया जाएगा। फर्स्ट टाइम पूरे दुनिया में किसी इंसेक्ट को आपका लीगल राइट जो है वो आपका दिया गया है, इनको लीगल एक्शन दिया गया है अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटाई को लेके इनको लीगल राइट दिया गया है। ये पोल्यूशन एंड इनका जो हैबिटेट जहाँ पे ये रहती हैं उनका अगर लॉस हुआ तो इनके थ्रू आपका केस जो है वो आपका राइज किया जा सकता है। ये क्यों किया गया है, ताकि राइट ऑफ द नेचर जो है ना, प्रकृति का जो राइट है उसको आपका प्रमोट किया जा सके, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियरली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now we are coming upon the next news of our BSNL launch voice over Wi-Fi, VO Wi-Fi, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी तक हम व्हाट्सएप का कॉल है ना, इंस्टाग्राम का कॉल, स्नैपचैट का कॉल, व्हाट्सएप के मैसेजेस, इंस्टा के मैसेज, स्नैपचैट के मैसेजेस एंड जो भी जितने भी मैसेजिंग ऐप हैं एंड जो कॉलिंग आपके ऐप हैं जो इंटरनेट की ये क्या बोलते हैं हेल्प से चलते हैं, उनसे पहले आपका उनके लिए पहले आपका वाईफाई जो था वो आपका यूजेबल था। लेकिन अब BSNL ने आपका वॉइस ओवर वाईफाई, दैट जो आपका जो कॉलिंग है, फोन कॉलिंग है एंड जो फोन मैसेजिंग है वो भी अब आप कर सकते हो वाईफाई के थ्रू, BSNL ने आपका लॉन्च कर दिया है। तो व्हाट इज VO वाईफाई? वॉइस ओवर वाईफाई जो है वो अलाउ करता है कि आप वॉइस कॉल, एक जो नॉर्मल कॉल होता है वो आप कर सकते हो, फोन से SMS जो है, जो नॉर्मल मैसेजेस होता है वो आप भेज सकते हो वाईफाई नेटवर्क का, इवन दो अगर वहां पे मोबाइल टावर नहीं है तो यहाँ पे IP एड्रेस जो है वो आपका इस्तेमाल होता है, सिंपल एज दैट। ये आपका वर्क करता है विद द सेम फोन नंबर एंड द डिफॉल्ट फोन डायलर, ठीक है ना, कि जो आपका यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि आपको अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा, जो आपके पास एग्जिस्टिंग नंबर है उसी नंबर पे आप वॉइस ओवर वाईफाई जो है इसकी सुविधा आप ले सकते हो। अब ये वॉइस ओवर वाईफाई जहाँ पे आपका मोबाइल फोन कॉलिंग जो है विद द हेल्प ऑफ वाईफाई हो जाए, आपका नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो आपका
वाईफाई के थ्रू हो जाए, इसके लिए आपको कोई तीसरा एप्लीकेशन, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बस यू इंस्टॉल द सिम, अपने सिम को अपडेट करवाइए बीएसएनएल के सिम में, वाईफाई ये क्या बोलते हैं वीओ वाईफाई का आप लीजिए सुविधा, और आराम से जो टेक्सटिंग एंड कॉलिंग है वो आप करिए, ठीक है। नॉर्मल कॉल के बारे में बात हो ना बेटा, याद रखिएगा ये जो लॉन्च डिटेल है, इसको लॉन्च किया गया है आपका बीएसएनएल के द्वारा। ये पूरे इंडिया में आपका अवेलेबल है, ये आपका जो फैसिलिटी है ये पूरे इंडिया में अवेलेबल है, एंड ये सारे टेलीकॉम सर्कल को आपका कनेक्ट करता है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ठीक है। एआई समिट हुआ था लास्ट ईयर इन फ्रांस, ठीक है, जिसको इंडिया और फ्रांस ने मिलके क्या किया था, को होस्ट किया था, ठीक है। तो उसके बाद उसी जो भी एआई समिट हुआ था फ्रांस में, उसी में अनाउंस किया गया कि अब जो नेक्स्ट एआई समिट होगा वो इंडिया में होगा। तो अगेन आपके लिए कमिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, और दिस टॉपिक विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एग्जाम दिस ईयर, है ना, कि इंडिया जो है वो 2026 में एआई समिट को होस्ट करने वाला है। व्हाट इज एआई? एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो चौथा समिट होने वाला है इंडिया में, और सॉरी जो आपका चौथा समिट होने वाला है वर्ल्ड वाइड, वो इंडिया में हमारा होने वाला है, ठीक है। इसके पहले ब्रिटेन में हुआ था, फिर साउथ कोरिया में हुआ था, एंड देन इट हैपेंड इन फ्रांस, एंड देन फॉर द फोर्थ टाइम इट इज हैपनिंग इन इंडिया। और ये पहला फर्स्ट टाइम है जब एआई समिट जो है वो किसी डेवलपिंग कंट्री में हमारा होस्ट करा जा रहा है। तो इवेंट का नाम क्या है बेटा? इवेंट का नाम है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। इसको अनाउंस किसने किया है? पीएम ऑफ इंडिया। नीडलेस टू से इनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब ये जो आपका इंडिया में एआई समिट होगा 2026 में, ये आपका कौन से प्लेटफॉर्म पे इसका अनाउंसमेंट किया गया था? इसका अनाउंसमेंट किया गया था फ्रांस एआई समिट में, जो हमारा 2025 में हुआ था, ठीक है। अभी जो इंडिया में जो एआई समिट होने वाला है 2026 में, ये कौन से डेट के बीच में? ये 19 एंड 20 फरवरी 2000। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, टेलिंग यू। लास्ट टाइम जब फ्रांस में एआई समिट हुआ था, उस टाइम इंडिया और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर को होस्ट किया था, मतलब दोनों ने साथ में, इमानुएल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी दोनों ने साथ में मिलकर एआई समिट जो है फ्रांस में उसको होस्ट किया था। वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे लिए। और क्योंकि इस बार जो एआई समिट है वो इंडिया में ही हो रहा है, इट इज अटरली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो जब समिट होगा तब तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलेगी, लेकिन अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने उसको यहाँ पे कवर अप कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे ये है कि आपका इस बार जो समिट होने वाला है वो हमारा 19 एंड 20 फरवरी को होने वाला है। वेन्यू क्या रहेगा? न्यू दिल्ली रहेगा। अगर हम बात करें अबाउट द ग्लोबल सिग्निफिकेंस, तो बेटा ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है जो ग्लोबल साउथ में होस्ट किया जा रहा है। अब बेटा यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा, है ना। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, जो साउथ होता है वो काफी अमीर लोगों की जगह होती है, जैसे साउथ बॉम्बे हो गया, साउथ दिल्ली हो गया, है ना। बोले अरे बहुत अमीरियत है वहां पे तो बंगलो और विलास और मैंशंस में लोग रहते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ ब्लॉक इन दी हमारा मैप, तो जो साउथ ये क्या बोलते हैं, जो हमारे ये क्या बोलते हैं, जो हमारे ये ग्लोबल साउथ है, दीज कंटेन्स, यहाँ पे देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ आपको, ग्लोबल साउथ
ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ जो है इट कंसिस्ट ऑफ डेवलप्ड नेशंस एंड ग्लोबल साउथ जो है इट कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस, अंडर डेवलप्ड नेशंस, लीस्ट डेवलप्ड नेशंस। तो अभी से आप अपने दिमाग में रखिए, जब भी आप सुनिएगा ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ में वो देश आते हैं जो देश हमारे क्या होते हैं, डेवलपिंग देश होते हैं, अंडर डेवलप्ड देश होते हैं या लीस्ट डेवलप्ड देश होते हैं। और जब भी आप सुनोगे ग्लोबल साउथ के बारे में बात, तो ग्लोबल साउथ हमारा उन देशों के बारे में बात है जो देश हमारे रिच इन इकोनॉमी है, डेवलप्ड देश है, डेवलप्ड नेशंस है, ठीक है। तो ये अभी तक ये अभी तक जो समिट हुआ था वो यूरोप में हुआ था, है ना, इंडिया ये क्या बोलते हैं पेरिस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ये हमारा क्या था, डेवलप्ड नेशंस में अभी तक जो है समिट जो है वो आपका हुआ था। तो ये पहला AI समिट है जो कि ग्लोबल साउथ में, और क्योंकि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग देश है, इसलिए ये पहला AI समिट है जो आपका जो हमारा ग्लोबल साउथ में किया जा रहा है। अब आ रहा है व्हाट इज इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, है ना, कि ये जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट है, नाम क्या है ये जो AI समिट होने वाला है इंडिया में, नाम है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। ये आपका एक हाई लेवल मल्टीलैटरल फोरम होगा जहां पे विदेश के जो देश हैं हमारे यहाँ आएंगे। यहाँ पे बात की जाएगी, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका एक रिस्पॉन्सिबल, अभी एक रिसेंटली अब न्यूज आया था, ग्रूक जो है वो एलॉन मस्क का जो AI एप्लीकेशन है उसने लड़कियों को आपका इलिसिट कपड़े या फिर ये क्या बोलते हैं, एलॉन मस्क ने एक बहुत ही फनी फोटो भी शेयर किया था जहाँ पे एलॉन मस्क ने खुद को बिकनी में अपना फोटो दिखाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसे जो फोटोज हैं वो आपकी लड़कियों के ये पब्लिश होने लगे थे सोशल मीडिया पे, है ना, कि अगर आपके ये वही बोलते नहीं है कि इफ देयर इज समथिंग गुड the sinners found the sinner will definitely be taking out something जिससे वो आपका कुछ बेहुदापना कर पाए, है ना। तो ये वाला आपका सीन होता है। तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि भैया रिस्पॉन्सिबल यूसेज जो है वो आपका किया जाए AI का कोई गलत इस्तेमाल जो है वो आपका, क्योंकि अभी हमने ग्रुप में देखा था कि आपका बहुत ही गलत इस्तेमाल जो है लड़कियों के लिए। और बेटा जब भी कुछ ऐसा एक्ट होता है, जब भी कुछ आपका ये क्या बोलते हैं, जब भी कुछ आपका ऐसा इमेज सर्कुलेशन शुरू होता है, इसका सबसे पहला टारगेट होती हैं लड़कियां, है ना। और ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो फॉरेन में, ग्लोब में हमारा लड़कियों के लिए वायरल होने लगी, जहाँ पे लड़कियों को आपका एक बहुत ही ये रॉन्ग इमेज पोर्ट्रेयल में दिखाया गया था, एंड वो सारा काम ग्रुप कर रहा था। इंडिया ने फिर नोटिस भी आपका भेजा ग्रुप को, वो सब बातें हुई, लेकिन तब तक जो लड़कियां टारगेट हो चुकी थी, जो लड़कियां आपकी विक्टिम्स बन चुकी थी, उनका तो पूरा हाल खराब हो गया था, है ना। तो यहाँ पे आपका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका क्या है कि आपका एक रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव और आपका कि भाई एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो AI प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल रहे, सब लोगों को एक साथ इंक्लूड करके। अब बेटा यहाँ पे समझिए, इंडिया इज द नेशन जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यू गो टू ईस्ट, भाषा चेंज हो जाती है, यू कम टू नॉर्थ में ही हमारे सेवरल भाषा, सेवरल लैंग्वेजेस जो हैं वो बोले जाते हैं, यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, यू गो टू वेस्ट, है ना, तो भाषा जो है वो, तो ऐसा बोला जा रहा है कि AI जो है वो आपके सारे लोगों के लिए इक्वली अवेलेबल हो, सब लोगों के लिए इंक्लूसिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आपका रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंट फोकस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो लोगों को ग्रो करने में हेल्प करेगा, उसके लिए हमारा AI जो है वैसा बनाया जाए। कोर फोकस क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा और लीडरशिप दिखाई जाएगी ग्लोबल साउथ कंट्रीज की, मतलब उन देशों की, ठीक है। यहाँ पे जब लास्ट टाइम जब AI समिट हुआ था फ्रांस में, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी के ही शब्द थे कि देखिए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बन रहा है या जो AI है, इसका जो रीच है वो बस डेवलप्ड नेशंस के पास तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका जो रीच है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी होना चाहिए, ताकि वो भी AI का यूज करके अपने यहाँ डेवलपमेंट्स जो हैं वो कर पाएं। तो मतलब मोदी जी का बोलना ये था आपके पेरिस AI समिट में कि AI का जो यूसेज है वो कॉन्सेंट्रेशन, वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड जो है नहीं होना चाहिए, इसका यूसेज जो है वो सभी लोगों के लिए होना चाहिए, नहीं कि बस आपके डेवलप्ड नेशंस के हाथ में एक कॉन्सेंट्रेशन रहेगा AI का, और जो आपके अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड है उन पे उन तक आपकी ये सुविधा जो है वो नहीं पहुंचाई जाएगी, या फिर उनके पास जो सुविधा है वो ऑन दी मर्सी ऑफ डेवलप्ड ये देश जो है उनके पे पहुंचाई जाएगी। ये हमें
हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि इस बार जो हमारा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हो रहा है, इसका एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन और लीडरशिप जो है वो हमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज में हमें देखना, ये यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन लीडरशिप जो है वो ग्लोबल साउथ कंट्रीज का हमें देखने को मिलेगा। और ये हमारा इंटरनेशनल AI कोऑपरेशन, मतलब कि बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इस इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में। अब कौन सी कंट्री जो है इसको होस्ट कर रही है बेटा? इंडिया, जो डेवलपिंग नेशंस है, जो आपका डेवलपिंग नेशन है, जो ग्लोबल साउथ का पार्ट है, वो हमारा होस्ट कर रही है। की डिस्टिंक्शन में क्या है कि ये पहला AI समिट है जो किसी डेवलप्ड नेशन में होस्ट किया जा रहा है। पर्पस क्या है कि ग्लोबल साउथ की आवाज को ग्लोबल AI गवर्नेंस तक पहुंचाया जाए, मतलब AI को लेके जो भी कानून बनाया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उसमें उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो ग्लोबल साउथ देशों का भी होना चाहिए, उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जाए। ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है इस बार के ये इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का। सिग्निफिकेंस क्या है कि नॉर्थ साउथ इम्बैलेंस है ना। नॉर्थ क्या है बेटा? डेवलप्ड कंट्रीज। साउथ क्या है बेटा? डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें इम्बैलेंस जो आपका नहीं होना चाहिए जब आपकी बात आती है AI के डिसीजन मेकिंग को लेके, उनके गवर्नेंस को लेके, उनके लिए कानून बनाने को लेके। तो सारे जो पूरे ग्लोब हैं वो इक्वली आपका कंट्रीब्यूट करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन कि ये तो गरीब देश है और ये तो अमीर देश है, ये नहीं होना चाहिए। ये आपका मेन इंपॉर्टेंस है। ये 3 सूत्रा फ्रेमवर्क क्या है? इस बार जो हमारा ये AI इंडिया इम्पैक्ट समिट हो रहा है, यहाँ पे मेन 3 सूत्रास जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं कि जो AI है वो आपका पीपल सेंट्रिक, प्लैनेट सेंट्रिक और प्रोग्रेस सेंट्रिक होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हमारा ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, है ना, कि लोगों के लिए वो आपका होना चाहिए, सारे लोगों को इंक्लूड करना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए और कल्चरली सेंसिटिव भी होना चाहिए। प्लैनेट के लिए क्या है कि AI जो है वो क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट करे, सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करे, और जो AI है वो काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करे। और प्रोग्रेस क्या है कि AI जो है वो आपके सारे सब जो भी आपका AI यूज़ कर रहा है उसको इक्विटेबल डेवलपमेंट जो है आपका प्रोवाइड करे। ठीक है। उसके बाद सेक्टर्स कवर्ड अंडर प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस में क्या है बेटा कि इंडिया में जो AI समिट हो रहा है वहाँ पे रखा गया कि AI जो है वो हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, एजुकेशनल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, गवर्नेंस के लिए भी AI जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये इफेक्टिव हो, एग्रीकल्चर के लिए एंड पब्लिक सर्विसेज के लिए, है ना, कि इन सभी को आपका डेवलप करने में, डिलीवर करने में हेल्प करे। अगर नेचर ऑफ समिट के बारे में बात करेंगे तो ये जो AI इंडिया इम्पैक्ट समिट हो रहा है इसका मेन यही है कि भैया देखो यहाँ पे बातचीत के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, हमें आउटकम चाहिए AI को लेके। सिंपल एज दैट। जो आपका AI रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो गवर्नेंस है, या जो AI पे बातचीत होगी उसको लेके उन बातचीत का कोई आपका आउटकम होना चाहिए। नहीं कि भाई आए और डिस्कस किया जी और चले गए, ये नहीं। विवाद का सल्यूशन चाहिए, विवाद को लेके बातें नहीं चाहिए। यहाँ पे सिंपल सा बोलना ये है। दूसरा क्या है? फोकस, है ना, कि आपका प्रैक्टिकल डिलीवरी और इम्प्लीमेंटेशन, है ना, आपका होना चाहिए। उसके बाद अवॉइड क्या है कि बस एक मेयर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ भी बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। बातचीत के लिए नहीं आ रहे, मुद्दे को ये जो आपका जो भी मसला है, मुद्दा है, उसके समाधान के लिए ये AI इम्पैक्ट समिट जो है इंडिया में आपका होस्ट किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स क्या क्या हैं जो एड्रेस किए जाएंगे, है ना, क्या क्या AI को लेके क्या क्या ये क्या बोलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा आपका इस AI इम्पैक्ट समिट में। कि जॉब डिस्ट्रप्शन, की AI आएगा तो क्या उससे जॉब लॉस शुरू हो जाएगा, क्या एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आएगी, इस मुद्दे को आपका डिस्कस किया जाएगा। AI जो है उसका जो एल्गोरिदम ये बायस है ना, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप अगर आप ग्रुप खोलोगे तो बेटा ग्रुप जो है ना वो कोई भी आपका रिसर्च या न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करता है विद द US पर्सपेक्टिव बेस्ड। तो वहाँ पे आपका जो एल्गोरिदम है आपके ये ग्रुप का, वो आपका US सेंट्रिक है बेसिकली, तो वो नहीं होना चाहिए। एनर्जी में क्या है कि AI जो है बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका बनता है, जो AI बना, तो बेटा उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। उस चीज़ को भी हाई एनर्जी ये
ये इंटेंसिटी एआई के बारे में भी आपका डिस्कशन किया जाएगा, और एआई जो है वो बहुत तेजी से ग्लोबल सिस्टम को चेंज कर रहा है, उसके बारे में भी डिस्कशन जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, G20 क्या है बेटा? 20 नेशंस जहां पे डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो आपका पार्ट होती हैं G20 का। UN का आपको पता है, ये JPI का आपको पता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैस्कट जो है वो आपके सामने है। ये नया मैस्कट जो है, नया सिंबल जो है वो आपका UIDAI का आपका लॉन्च कर दिया गया। देखिएगा तो एक बहुत ही आम नागरिक जो है वो नजर आ रहा है आपको, एक सिंपल इंडियन ये क्या बोलते हैं इंडियन मैन, और ही इज वेरी हैप्पी वेविंग। तो दिस इज द न्यू मैस्कट जो हमारा UIDAI के लिए लॉन्च किया गया है। इस मैस्कट का नाम है उदय। ठीक है, तो इस मैस्कट का नाम है आपका उदय। देखिएगा तो ऊपर में सन भी लगा हुआ है, तो उदय नाम है इस मैस्कट का। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हमारा ये आता है कि मैम ये UIDAI है क्या? तो ये UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, देखते हो आप आपके आधार कार्ड पे नंबर्स लिखा होता है, उस नंबर जो है वो आपकी पहचान है, उसको इशू कौन करता है? UIDAI। ठीक है, तो UIDAI ने क्या किया है? अपना नया मैस्कट जो है लॉन्च किया है। इनके मैस्कट का नाम क्या है? उदय है। UIDAI का काम क्या है कि जो आपका आधार नंबर होता है उसको इशू करने का काम UIDAI ये करता है। ठीक है, तो इन्होंने आपका लॉन्च किया है आधार मैस्कट, जिसका नाम क्या है? आपका उदय। उदय जो है वो बेसिकली क्या दिखा रहा है कि जो ऑफिशियल रेसिडेंट हैं इंडिया के, है ना, वो आपका ये क्या बोलते हैं फेसिंग कम्युनिकेशन कंपेनियन मैस्कट क्रिएटेड मेकिंग आधार इंफॉर्मेशन इजी एंड पीपल फ्रेंडली, है ना। कि ये उदय क्या दिखा रहा है? देखो यहाँ पे एक ये क्या बोलते हैं एक आदमी है, बहुत हैप्पी है, और जो भी आपको आधार को लेके इन्फॉर्मेशन है ना वो इजीली अवेलेबल आपको हो सकता है। कोई एक बहुत ही ये क्या बोलते हैं कोई ये बहुत ही आपका टफ प्रोसेस नहीं है आप आधार कार्ड को लेके, वह यहाँ पे वो दिखाया जा रहा है आपका। तो ये मैस्कट आपका यही रिप्रेजेंट आउट कर रहा है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व है इस आपके मैस्कट अपडेट में? नाम है UIDAI, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पर्पस ऑफ मैस्कट क्या है? कि मदद करना लोगों को कि वो इजिली आधार रिलेटेड जो सर्विसेज हैं और जो रिस्पॉन्सेज जो आपका रिस्पॉन्सिबल है ये जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, यहाँ पे क्या है कि ये जो मैस्कट है उससे ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो आपका मैस्कट है, जो आधार रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपको आसानी से जो आम नागरिक है वो समझ सकता है। मतलब मेन एम क्या है कि आधार कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई करना, आधार सर्विस को ह्यूमनाइज करना कि वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली हो जाए, और जो स्टैंडर्डाइज आधार रिलेटेड मैसेजेस हैं वो आपके लोगों तक पहुंचाना। ये क्या बोलते हैं हमारे नागरिकों का, हमारे सिटीजन्स का ट्रस्ट आधार पे क्या करना, इन्हांस करना, ताकि वो और ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाए आधार को लेके, है ना। और आधार जो है वो आपका एक्सेसिबल ये क्या बोलते हैं वो आपका एक्सेसिबल बनाया जा सके हमारे इंडियन रेसिडेंट्स के लिए। अब क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो आपका उदय जो है एक्सप्लेन कर रहा है। उदय जो है कि आधार अपडेट्स कैसे कर सकते हैं, आधार को ये ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं, आधार का ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, आधार का आधार का आपका सेलेक्टिव डाटा शेयरिंग कैसे कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबली आधार का यूसेज कैसे कर सकते हैं, एंड अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज को। पीपल सेंट्रिक फीचर क्या है कि आपका ये जो मैस्कट है वो आपका फ्रेंडली मैस्कट है, जो एक्सप्लेन करता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स आधार प्रोसेस है उसको आपका सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। कौन कौन सी सर्विसेज को आपका ये जो उदय है वो कवर अप करेगा कि आधार अपडेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, सेलेक्टिव शेयरिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस को लेके। ठीक है, उस Okay guys, so thank you so much for being in the session throughout the while. Your presence really matters a lot. With this guys, now I'm going to wrap up my session. My works gets over here.
Now your work start. Go read, learn and revise so that you can ace your exam of 2027. Bye bye. Take care.